हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना केमिस्ट्री आगे नहीं चल सकती। तो मोल कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए मैंने आपको इसका जो बेसिक था वो पहले ही क्लियर कर दिया। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, परसेंटेज, कंपोजिशन आपको आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया। तो आज हम बात करेंगे मोल। क्या होता है मोल? सिंपल वे में हम बात करें तो मोल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 यूनिट होती है, उन 7 यूनिट में से एक यूनिट है मोल। तो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा मोल क्या है। तो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने H2 प्लस O2 अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करेगा? H2O वाटर का। ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखिएगा इसमें जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, क्योंकि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी आपके 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। अब आप देखिएगा अगर मैं इस रिएक्शन को रीड करना चाहूं तो कैसे रीड करूंगा कि हाइड्रोजन कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोल और ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल। ऑक्सीजन का 1 मोल, ये दोनों कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर कितने मोल हो? वाटर 2 मोलिक्यूल। 2 मोलिक्यूल आपके किसका फॉर्मेशन करेंगे? वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हमने जो बात करी वो मोलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात की है। यही बात मैं मोलिक्यूल की स्थान पर मास के बारे में भी तो बात कर सकता हूं। अगर मैं मास के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा? देखिएगा H2 एक हाइड्रोजन एटम है, उसका मास है 1। तो H2 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, H2 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है तो उसका मास कितना होगा? 2। तो बताइएगा यहाँ कितना हो जाएगा? इसका 2 है तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो इसका हो गया 4AMU। तो इसका मास है 4AMU, या हम इसको 4U भी कह सकते हैं। तो इसको यूनिफाई के रूप में मैंने U ले लिया। अब आप देखिएगा ऑक्सीजन कितना, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो उसका मास कितना होगा? 16। तो इसका मास हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है। अब आप देखो एक का 16 है, 2 है यहाँ पर, तो 2 का कितना हो जाएगा? तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 32U हो गया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसका कितना होगा? हाइड्रोजन H2 का कितना है? 2। इसका कितना है? 16। 16 2 हो गया 18 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 36U। तो बताओ मैं इसको कैसे रीड करूंगा? तो इसको रीड करने का जो आपका सेंस होगा वो होगा कि 4UH2 अर्थात हाइड्रोजन के 4U, ऑक्सीजन के 32U आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर वाटर का 36U अर्थात AMU यूनिफाइड मास का फॉर्मेशन करते हैं। इसी से हम रिलेशन पता करते हैं किसका? मोल का। तो मैंने क्या डिसीजन किया कि मोल क्या है? तो मोल एक आपका अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, अर्थात आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसकी अमाउंट की वो क्वांटिटी क्या है, वही चीज आपका क्या कहलाएगा? मोल। तो ध्यान दें, मोल क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, आपके पदार्थ की मात्रा, अमाउंट। अब मैं इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मोल एक स्पेशल टर्म्स है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 1 डजन, आपने 1 डजन, तो 1 डजन की वस्तु कितना होता है? 12। जैसे मैंने कहा कि आप 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन का मतलब क्या है? 12 पेन। आपसे मैं कहूं कि 1 दर्जन बनाना, तो आप क्या कहोगे? 12 बनाना। तो इसका मतलब आप सभी को पता है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो ये दर्जन क्या है? एक स्पेसिफिक यूनिट हो गई। वैसे ही मोल होता है कि मोल क्या है। तो बस इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक मोल जो है उसमें एक फिक्स वैल्यू होती है और वो फिक्स वैल्यू जिस तरह से दर्जन में 12 होती है वैसे ही मोल में होती है। चलो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। मोल की डेफिनेशन क्या होगी? तो 1 मोल इज amount of the substance that contain many particles, any species, any entities। कोई से भी पार्टिकल, स्पीसीज, एंटिटी से मतलब है कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, आपका कोई भी आयन हो सकता है। तो ध्यान दे
मोल क्या है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन मेनी पार्टिकल्स स्पीसीज एंटिटीज एज देयर आर atoms in exactly 12 gram of C12 isotopes। आपके जो आइसोटोप्स है उसके एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। तो देखिएगा मोल की ये डेफिनेशन में लिखी, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मोल क्या है। तो मोल यह है कि आपका C12 कार्बन का आइसोटोप, कार्बन का एक आइसोटोप है, तो C12 आइसोटोप का जो मास है कितना ग्राम है? 12 ग्राम। इस 12 ग्राम मास में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या जितने नंबर ऑफ एटम्स है, इनका मास और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल है उनका मास अगर एग्जैक्टली बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम मोल कहते हैं। तो ये मोल की डेफिनेशन हुई। अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो सिंपल भाषा में मोल की डेफिनेशन ये होती है कि आपका C12 आइसोटोप है, इसके जो 12 ग्राम, इसका जो 12 ग्राम वजन, इसका जो 12 ग्राम मास है, इस मास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर ये पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट पार्टिकल्स के एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने भी कहा था क्या कि एक डजन है और उस एक डजन में टोटल थिंग्स होती है 12। तो उसी प्रकार से आपका जो मोल है 1 मोल है, इस मोल के अंदर भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इन नंबर ऑफ पार्टिकल जो फिक्स है इनकी वैल्यू होती है 6.22 इंटू 10⁻23। एक साइंटिस्ट थे अवोगाद्रो, उस साइंटिस्ट ने इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली एविडेंस दिया और इसको प्रैक्टिकली उन्होंने ये वैल्यू आइडेंटिफाई किया। हालांकि कैलकुलेशन से भी पता कर सकते हैं। तो उन्होंने इसकी वैल्यू को पता किया कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.22 10⁻3। इसको बोला जाता है अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या बोला जाता है इसे? अवोगाद्रो नंबर। हाँ, ध्यान दें, आपका कोई भी सब्सटेंस ले लीजिएगा आप लोग, चाहे कोई सा भी सब्सटेंस ले लो, उस कोई से भी सब्सटेंस का अगर आपने 1 मोल यूज किया है, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर आपने 1 मोल यूज किया है, तो उस 1 मोल के अंदर आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा फिक्स होंगे। कहने का मतलब, अगर मैंने लिया 1 मोल CO2, मैंने ले लिया 1 मोल वाटर, तो 1 मोल CO2 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 1 मोल H2O में भी होंगे। यही चीज किसको एविडेंस है? अवोगाद्रो नंबर की। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मतलब क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल और कोई भी आयन, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी substance is fixed with a fixed value। कहने का मतलब यह है कि आप एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस ले लीजिएगा, उसके 1 मोल में, उसके 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, वो कभी भी वेरिएबल नहीं होते, और वो एक फिक्स वैल्यू के साथ होते हैं। फिक्स वैल्यू जिसका वैल्यू है 6.22 इंटू 10⁻23। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो देखिएगा। जैसे हमने कहा कि 1 डजन थिंग्स, कोई सी भी आप ले लीजिएगा 12, आप 1 दर्जन कुछ भी लो, उनकी वैल्यू हमेशा 12 होगी। वैसे ही आपके क्या होता है कि 1 मोल सब्सटेंस अगर आप ले रहे हो, चाहे वो किसी भी थिंग्स का हो, अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया है किसी भी थिंग्स का, तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, और उसकी वैल्यू का मान कितना होगा? 6.22 इंटू 10⁻23। तो देखिएगा इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस नंबर इज कॉल्ड, जो ये नंबर आपका है, दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर, और
अवोगाद्रो, या तो इसे आप अवोगाद्रो नंबर बोल दो या इसे अवोगाद्रो वैल्यू कह सकते हैं। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भाई मतलब इस वैल्यू को हम जो रिप्रेजेंटेड करते हैं वो एन ए या एन नोट के द्वारा रिप्रेजेंटेड करते हैं। ये एक नंबर है, इसलिए हम अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये यूनिट लेस है, अर्थात इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। हाँ, अगर जैसे भी अपने एक्सप्रेशन किया था 1 डजन के हिसाब से, वैसे मैं एक्सप्रेशन करूं 1 मोल ऑफ एनीथिंग्स, आपने 1 मोल कोई भी चीज ले लीजिएगा एनीथिंग, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू होगी 6.22 इंटू 10⁻³ नंबर्स के बराबर होगी। कहने का मतलब आप कोई सी भी वैल्यू, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल से ले सकते हो, कोई भी एटम ले सकते हो, कोई भी आयन आपने लिया तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एटम आयन, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यू 6.22 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगी। इसी वैल्यू को हम अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो वैल्यू कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम एन या एन नोट के साथ करते हैं। और ये जो वैल्यू है आपकी क्या होती है? यूनिट लेस होती है। इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका जो 1 मोल है, आपका जो 1 मोल है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज के इक्वल टू होगा। जहां पर एंटाइटीज से मतलब क्या है कि यहां पर हम कोई भी एटम ले सकते हैं, हम यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, हम यहां पर कोई भी आयंस, चाहे तो इलेक्ट्रॉन, चाहे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से कोई सा भी पार्टिकल्स हम ले सकते हैं। तो बस सिंपल सा यह कहने का कंक्लूजन ये है कि 1 मोल जो है वो हमेशा 6.22 इंटू 10⁻23 के इक्वल टू होगा, जिसे हम अवोगाद्रो नंबर के रूप में जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको किसी के भी नंबर ऑफ मोल आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सा तरीका है क्या? आपको जो भी उसका मास गिवन है तो आप क्या लिखोगे? गिवन नंबर ऑफ एंटाइटीज, उसकी जो भी एंटाइटीज आपको गिवन है उसके अंदर आप एन अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको कभी भी मोल आइडेंटिफाई करने हैं, अगर आपको कभी भी मोल आइडेंटिफाई करने हैं तो गिवन नंबर ऑफ एंटाइटीज में एन अर्थात अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। मैंने आपसे कहा कि 96 आपके पास कोई भी थिंग्स है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 96 पेन है, तो बताइएगा 96 पेन में कितने डजन होंगे? तो आप क्या करोगे? 96 में किसका डिवाइड कर दोगे? 12 का डिवाइड कर दोगे। जैसे 96 में हम 12 का डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? डजन हो जाएगी। वैसे ही आपके पास जो भी एंटाइटीज गिवन है, अर्थात जो भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी आपको गिवन है, उसके अंदर अगर जब हम एन अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हमें याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे, मास से बताते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है, अब ये क्या होगा? ये होगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, लेकिन इसकी जो यूनिट होगी वो होगी इन ग्राम। कहने का मतलब यह है, हमने एटॉमिक मास पढ़ा, मोलिकुलर मास पढ़ा। एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ एटम एएमयू में। मोलिकुलर मास क्या था? मास ऑफ मॉलिक्यूल इन एएमयू में। लेकिन जब हम उसको किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जब हमने इसकी रेस्पेक्ट में बात की C12 में, C12 कार्बन के रेस्पेक्ट में, तब इसकी कोई यूनिट नहीं थी। लेकिन जब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये ग्राम में कन्वर्ट होते ही अपने आप किसका फॉर्म हो जाता है? मोल का फॉर्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल, मैंने ये 1 मोल लिया है, ये मैंने क्या ले लिया? 1 मोल। अगर मैंने ये एटम लिया है तो इसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। और अगर मैं इसको ग्राम में नहीं लिखूंगा तो सिंपल एटॉमिक मास होगा, और जैसे ही मैं इसको ग्राम में लिख दूंगा, बताओ ये क्या हो जाएगा? 1 मोल एटॉमिक मास।
ऐसे ही मान लीजिएगा मैंने इसको मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसको मैंने मॉलिक्यूल लिया, अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूल का मास लिखूंगा तो क्या आएगा AMU में, और अगर मैं इसको मोल में 1 मोल का कंसिडर करके लिखूंगा तो किस में आएगा ग्राम में। तो अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो आपको जैसे ही इन दोनों की यूनिट ग्राम लगाओगे, ग्राम लगाते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा इससे हम यहाँ से एक डेफिनेशन बनाता हूं मैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन देंगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो क्या होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट, आपका कोई भी जो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो एटम है उसका मास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है AMU या U। अब मैं इस एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में लिखना चाहता हूं, तो बताओ अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, तो फिर मैं इसको लिखूंगा मास ऑफ एन एटम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यही चीज आपका क्या कहलाता है, मोलर, मतलब यही चीज आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसकी वैल्यू किसके अंदर रहेगी, ग्राम के अंदर। तो इस प्रकार से हम किसी भी मास के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां से एक वर्ड अब और नई टर्म्स पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो बताओ ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, तो ये चीज क्या बन गई, ग्राम एटॉमिक मास बन गई। तो क्या बोलोगे आप, मोलर मास, मोलर मास ऑफ एटम, और वो भी किसके अंदर, इन ग्राम के अंदर। अब देखो मोलर मास बोला है मैंने, क्या सेंस है इसका, मतलब इसका सेंस यही है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ 1 मोल। मोलर मास से मतलब क्या है, ध्यान दें आप, मोलर मास से सेंस क्या है कि 1 मोल एटम का जो मास है वो क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। तो ध्यान दें, ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास है, जिसकी वैल्यू किसमें आइडेंटिफाई की जाती है, ग्राम में आइडेंटिफाई की जाती है। अब हम ऐसा एक एग्जांपल बताना चाहते हैं आपको मोलर मास से, तो देखिएगा मोलर मास से, तो देखिएगा इसका एग्जांपल लिखा मैंने, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बताओ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखोगे आप, 1 AMU, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, बताओ। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास। अब ग्राम वर्ड मैंने लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल का हो गया। तो बताओ क्या लगा दूंगा, वही 1 होगी और ये ग्राम। तो ध्यान दे, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास न्यूमेरिकली तो सेम होगा, बट दोनों की यूनिट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैंने लिखा है 1U हाइड्रोजन। क्या सेंस है इसका, 1U यूनिफाइड मास है, 1U हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा आपके पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन का केवल एक एटम। लेकिन मैं इसी को ऐसे लिख दूं 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो बताओ इसका सेंस क्या है, मैंने लिखा है 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसका सेंस क्या है, तो आपको पता है इसका सेंस क्या है, ग्राम में आ गया। तो इसको मैं लिखूंगा 1 मोल, क्या लिखूंगा इसको मैं, 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स। कितने एटम्स होंगे, 1 मोल। आपको पता है 1 मोल एटम्स का मतलब क्या हो गया, 6.22 इंटू 10⁻23। तो ये फर्क है कि ग्राम आता है, ग्राम आते हैं आपको पता है मोल आ जाएगा, और मोल आते हैं आपको पता है क्या आ जाएगा, 6.22 इंटू 10⁻23। तो याद रखें, एटॉमिक मास और आपका जो ग्राम एटॉमिक मास है उनके बीच में डिफरेंस है। अगर ग्राम वर्ड आ जाए तो हमें क्या याद रखना है कि वहां पर मोल का है, और अगर ग्राम नहीं आ रहा है तो सिंपल वो 1 एटम का है। अब मैं आपको बता रहा हूं मोलिकुलर मास के बारे में, मोलर मास की बात कर रहा हूं मैं। मोलर मास, इसको हम ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास या ग्राम मोलर मास। क्या होगा मोलर मास, तो नाम से क्लियर है, मोलर मास, 1 मोल का मास क्या कहलाएगा, मोलर मास। या यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके जो भी मॉलिक्यूल या जो भी सब्सटेंस है उसका मास आप किस में आइडेंटिफाई कर रहे हो, ग्राम में। आपको पता है अगर किसी का भी मास ग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोलर मास। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, तो देखिएगा
मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। ध्यान दे, क्या बनेगा? मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास का? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी आपने सब्सटेंस लिया है उसके 1 मोल का जो मास है, लेकिन वो किसके अंदर आना चाहिए? ग्राम के अंदर। वही क्या कहलाता है? मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ वो सुने आप लोग। मैंने लिखा है मोलर मास। क्या लिखा है? मोलर मास। अब आपको पता है मोलर मास सदैव किस में काउंट किया जाएगा? ग्राम में। तो इस मोलर मास की जो वैल्यू है, ध्यान दे, मोलर मास की जो वैल्यू है वो चाहे तो आप एटॉमिक मास ले लो, चाहे तो आप मोलिक्यूलर मास ले लो, और चाहो तो आप फॉर्मूला यूनिट मास ले लो। इन सभी के बराबर होगा। इन सबकी यूनिट क्या है? यू या AMU। तो ध्यान दे, मोलर मास जो है वो एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, इन सभी के आपस में न्यूमेरिकली इक्वल होगा। न्यूमेरिकली इक्वल होगा, बट किसका डिफरेंस होगा? यूनिट का डिफरेंस होगा। इन सबकी यूनिट यू या AMU होगी, जबकि मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी। जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने लिया वाटर। क्या है वाटर? मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल है तो बताओ उसका मोलिकुलर मास क्या होगा? 18U। लेकिन अगर मैं इसका मोलर मास निकालूंगा तो रहेगा तो ये भी कितना? 18 ही, लेकिन यूनिट यू नहीं आएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। तो बस यही ध्यान दिया, मोलर मास, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के इक्वल ही होता है। बस डिफरेंस किसका है? यूनिट का। इनकी यूनिट यू होती है, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। अब मैं यहाँ से एक रिलेशनशिप बता रहा हूं आपको, वो रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा रिलेशनशिप, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। मैंने 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स लिया है। आपको पता है पार्टिकल्स के रूप में क्या क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी आपका आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स हमने लिया है जो एटम, मोलिक्यूल, आयंस के फॉर्म में हो सकता है। बताओ किसके इक्वल टू होगा? ये इक्वल टू होगा रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन किसके अंदर? इन ग्राम। आपका जो भी पार्टिकल्स है उसका रिलेटिव मास। कैसे? अगर एटम होगा तो क्या बोलोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल होगा तो क्या बोलोगे? रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपने लिया। अगर आयन होगा तो क्या बोलोगे? रिलेटिव मास ऑफ आयन। तो ध्यान दे, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स जो है, अर्थात एटम, आयन, जो भी मॉलिक्यूल है, वो हमेशा किसके इक्वल टू होता है? रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल्स, वो भी किसके अंदर? इन ग्राम। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है? 6.22 इंटू 10⁻23, जो क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे मैं बोलूं कि मैंने 1 मोल ऑफ एटम लिया है, तो बताओ 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम होंगे? तो उसकी वैल्यू होगी 6.22 इंटू 10⁻23। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, कोई भी, मैंने क्या ले लिया? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया। कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे वाटर ही ले लिया मैंने, तो मैंने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल वाटर लिया है। तो बताओ क्या होगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब? तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया रिलेटिव, या इसको मैं शॉर्ट में से लिखता हूं मोलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल आपने लिया उसका मोलर मास, और वो भी किसके अंदर? ग्राम में। तो अगर मान लो मैंने यहाँ वाटर लिया है, तो क्या बोलोगे आप? मोलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम। कितना है वाटर का मास इन ग्राम? 18। तो इसका मतलब एक मोलिक्यूल में कितना है? 18। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम्स है, कितने वो है, तो आप क्या लिखोगे? तो 1 मोल ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या लिख सकते हो? 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ, अब यहाँ पार्टिकल्स के स्थान पे क्या आ जाएगा? मोलिक्यूल।
तो मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसका आंसर होगा 6.22 इंटू 10⁻23। ऐसे ही आप एटम का बनाना चाहो तो यहाँ एटम लिख लो, यहाँ एटम आएगा तो यहाँ भी एटम आ जाएगा, यहाँ भी एटम आ जाएगा। आयन का बनाना चाहते हो तो यहाँ आयन, यहाँ भी आयन और यहाँ पर भी आयन हो जाएगा। इसी के साथ ही मोल कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेसिक थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेटेड एग्जांपल्स आपको सोल्व कराऊंगा, इसलिए आप इनको कंप्लीट जो भी फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं उसको कंप्लीटली याद कर ले।